3 सांसों के भीतर की खामोशी, दरबार की ऊंची छत पर लगी मशालें अपना कांपता हुआ साया फैलाती, घोड़ों की भौहें धीरे धीरे उठती और लोगों की निगाहें एक ही जगह टिक गई। बाहर धुंध की परत में सूरज ने अभी आधा आधा चेहरा छुपाया हुआ था, मगर अंदर की हवा गर्म थी, न यकीन की न सवालों की। बस एक छोटे से ईंट बनाने वाले के कदम जो दरबार की सीढ़ियां चढ़कर अकबर के पास आए थे। वो आदमी थका हुआ, मिट्टी की खुशबू और कोयले की राख उसके कपड़ों पर जमी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक अटूट उम्मीद थी, इंसाफ की उम्मीद। यही वो क्षण था जिसे 20-30 सेकंड में किसी भी कहानीकार का सिनेमाई हुक बना देता। एक गरीब की सादगी, एक सम्राट का दरबार और एक ऐसा फैसला जो किसी की किस्मत बदल दे। रामनाथ का जीवन बहुत सरल था। उसने अपनी जवानी ईंट भट्टी के पास बिताई। गर्मी की धूप, सर्द हवाओं में धुंधला उठता कोयला, हाथों की उंगलियां जिन पर मिट्टी की परत सनी रहती और जिनसे हर रोज दुनिया की दीवारें बनती। उसका घर शहर की भीड़ भाड़ से दूर बगीचे की ओर मुड़ा हुआ एक छोटा सा आंगन था, जहां उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे और बूढ़ा कुत्ता रहते थे। रामनाथ की ईंटों की साख पूरे जिले में थी, मजबूत, गोल और सही नाप की। उसने कभी किसी का माल घटाकर नहीं दिया, उसने कभी किसी को बेइज्जत नहीं किया। यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी दौलत थी और किस्मत की सबसे बड़ी कसौटी। दरअसल हुआ यह था कि कुछ माह पहले 18 कैरेट के एक नाजुक सांचेदार अंगूठी का जिक्र महल में सुना गया। वो अंगूठी सम्राट अकबर की निजी परख की एक निशानी थी, कभी कभी राजशाही आदेशों की मुहर के रूप में उपयोग होने वाली। एक रोज ये अंगूठी महल से लापता हो गई। कई लोगों की आंखें मुस्कराईं, कई चेहरों पर तसल्ली की लकीरें उभर आई, पर जब अंगूठी न मिली तो सारा गढ़ हिल उठा। राजदरबार में लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा कि अंगूठी गलती से गिर गई होगी, किसी ने कहा कि कोई चोर अंदर घुसा होगा। पर जैसे ही सदन में अंदेशा बढ़ा, शक की नजरें इधर उधर टर्न लेने लगी। उसी बीच रामनाथ की सीधी सीधी दास्तां में मोड़ तब आया जब एक बड़े ठेकेदार चंद्रसेन सेठ उस हिस्से में आया जहां रामनाथ की भट्ठी थी। चंद्रसेन एक धनी व्यापारी और इमारतों का बड़ा ठेकेदार था। उसके पास जमीनें थी, ऋण थे और एक अहंकार जो हीरा से ज्यादा तेज चमकता था। उसने महल के कुछ काम लिए थे और रामनाथ की ईंटों की जरूरत पड़ी थी। रामनाथ ने अपनी पूरी मेहनत से उसे ईंट दी, पर भुगतान के समय चंद्रसेन ने कम पैसे दिए और कुछ ईंटों की गुणवत्ता पर उंगली उठाई। ऐसा करके वो रामनाथ की इज्जत घटाना चाहता था, ताकि ईंट खरीदे जाने के बाद वो उसका दाम और घटा सके। रामनाथ ने शांत होकर कहा, आप जो मूल्य तय कर दें मैं मानूंगा, पर ईंट मेरी शान है, उनमें कुछ कमी नहीं। पर चंद्रसेन को की चाह थी और उसने ठान लिया कि रामनाथ से बदला लेना है। चंद्रसेन ने सोचा, अगर रामनाथ का पूरा काम छिन्न भिन्न कर दूं, उसकी भट्ठी छीन लूं और उसका घर हड़प लूं, तो 2 काम हो जाएंगे। पहला, उसका धन बचेगा। दूसरा, उसे दूसरों के सामने अपना प्रभुत्व सिद्ध करना होगा। इसलिए उसने एक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जो इतनी सरल थी कि किसी के मन पर शक कम और अफसोस ज्यादा होगा। चंद्रसेन ने महल के अंदर के कुछ सुगठित लोगों से मिलकर यह तय किया कि अंगूठी रामनाथ के कच्चे ईंटों के बीच मिल जाएगी। ऐसा करके रामनाथ को चोर ठहराकर उसकी सजा करवा दी जाएगी और भट्ठी जब्त कर ली जाएगी। एक चंद्रमा की रात, जब शहर सो रहा था और महल की दीवारों पर चांद की शीतलता चरमराहट भर रही थी, चंद्रसेन के दोस्तों में से किसी ने रहस्यमयी तरीके से अंगूठी को एक ईंट के अंदर छुपा दिया। ऐसी ईंट जो रामनाथ की ही भट्ठी में रहेगी। अगली सुबह जब राजदरबार में अंगूठी की खोज तेज हुई, उसी ईंट से अंगूठी निकल आई। किस्मत ने वो ईंट रामनाथ की छत के पास ही रखी हुई पाई। क्या अवसर की बर्बरता थी। सबूत सीधा रामनाथ की ओर इशारा कर रहा था। रामनाथ को पकड़कर दरबार लाया गया। उसका चेहरा
धूल मिट्टी में सना हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी शांति थी। न वह चीख रहा था, नहीं मुहस्बा हुआ था। बस एक सवाल उसके दिल में बार बार गूंज रहा था, क्या ऐसा सचमुच हो सकता है कि जो इंसान दूसरों के दीवारों के लिए ईंटें बनाता है, उसी को किसी ने दीवारों के पार कर दिया हो? अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा। सब ने अपने अपने अंदाज में जवाब दिए। किसी ने रामनाथ के दोष में दलील की, किसी ने कहा कि सबूत स्पष्ट है। राज सिंहासन की उस चमकदार मुद्रा में एक कड़वाहट भी थी। न्याय तो कायम रहना चाहिए, पर क्या न्याय तभी किया जाए जब सबूत इतने सीधे सामने हो? तभी बीच में सर चमकते बुद्धिमत्ता से भरे एक शख्स ने धीरे से कदम बढ़ाया। बीरबल। उसकी आंखों में झलक रही परख और चेहरे पर हल्की मुस्कान ये कह रही थी कि कुछ असाधारण होने वाला है। बीरबल ने अकबर की ओर झुककर कहा, गुलाम रामनाथ अपमानित है, पर न्याय को भूलकर किसी को सजा देना मेरे साम्राज्य की परंपरा नहीं है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच उघाड़ कर रख दूंगा। अकबर ने अपनी आवाज में वो सहज ठहराव बरकरार रखते हुए कहा, ठीक है बीरबल, पर मैं चाहूंगा कि सच सामने आकर ही हम फैसला लें। बीरबल ने बारीकी से परिदृश्य का निरीक्षण किया और फिर अपनी सफेद मोती सी दाढ़ी के पास से बहुत ही शांति से बोला, हम एक नाटक रचेंगे। नाटक ऐसा कि जो सच जानता है वो खुद ही अपने चारित्रिक इरादों से फंस जाएगा। दरबारियों ने हैरानी से देखा। नाटक? कुछ ने अजीब सा लहजा निकाला। यहां मामला अपराध का है, तमाशा नहीं। पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी वही सीधी पंक्ति जिसे हम नाटक कह देते हैं, सच को ऐसे आईने में रख देती है कि कोई झूठ नहीं बचता। अकबर ने फैसला सुनाया, बीरबल को आजमाने दीजिए। और बीरबल ने अपना खेल शुरू कर दिया। बीरबल ने तुरंत शहर के कुछ भरोसेमंद कलाकारों और उस इलाके के कामगारों को बुलाया और कहा कि वे एक छोटी सी नाटक पट्टी तैयार करें जिसमें यह दिखाया जाए कि कैसे एक अंगूठी चोरी करके ईंटों में छुपा दी जाती है। उसने कलाकारों को यह निर्देश दिया कि वे नकली अंगूठी, नकली ईंट और नकली भट्ठी का उपयोग करें। पर लिखा गया एक हिस्सा उसने विशेष रूप से संवेदनशील रखा। किस तरह अंगूठी को चुनी गई ईंट में रखा गया, किस समय और किस तरह की डोरलत छोड़ी गई। बीरबल के नाटक का मंचन महल के सामने हुआ, एक विशाल खुली जगह जो लोगों की भीड़ से भर गई। रामनाथ के चेहरे का रंग लोगों की गोद में बैठा हुआ महसूस होता था, पर उसने सब कुछ धैर्यपूर्वक सहा। कलाकारों ने नाटक शुरू किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे चोर महल की आड़ में घुसा, कैसे उसने अंगूठी किसी ईंट के अंदर छुपा दी और कैसे वो ईंट रामनाथ के पास पहुंची। पर नाटक में एक बारीक फर्क था। कलाकारों ने जो तरीका दिखाया वो बिल्कुल वही तरीका नहीं था जो वास्तव में इस्तेमाल हुआ था, और उसी बारीक फर्क ने साजिश का जाल खोला। जब नाटक का वो हिस्सा आया जहां चोर अंगूठी छुपाते वक्त एक विशेष तरह की मोहर लगाता जिसे सामान्य लोग नजदीक से देख भी नहीं सकते थे, तभी भीड़ में से एक स्वर उठा, नहीं, वो मोहर ऐसी नहीं लगती। आवाज चंद्रसेन के एक घनिष्ठ साथी लखन की थी, जो चुपचाप भीड़ में खड़ा था। वो व्यक्ति अचानक नाटक के अभिनय पर इतना गुस्सा कर उठा कि उसकी आंखें लाल रोशन हो उठीं। बीरबल ने बस इसी पल का इंतजार किया। उसने नाटक के कलाकारों से कहा कि वे एक बार वही दृश्य दोहराए, पर इस बार जो तरीका अपराधी ने अपनाया था उसे ठीक वैसा निभाए जैसा हुआ था। कलाकारों ने फिर वही ढोंग किया और इस बार लखन झट से बोला, नहीं, तुमने उस ईंट का मुखड़ा उल्टा रखा है। अंदर की ओठखन पर रेखा सी बनी रहती है, तुमने उसे ऊपर रखा। उसकी आवाज में इतनी आत्मविश्वास की झलक थी कि वहां मौजूद कई लोगों की सांस अटक गई। लखन ने ही वो छोटी सी बात बताई जो किसी अजनबी के लिए कोई मायने नहीं रखती, कि अंगूठी उस विशेष ईंट की भीतर की सतह पर एक छोटे से टुकड़े के साथ चिपक कर रखी गई थी और उसके पास एक धब्बा था जो सिर्फ चंद्रसेन के भट्टी के काम में बनने वाली कलाकारी का निशान था। ये वो विवरण था जो किसी ने केवल तभी कहा होता अगर उसने सचमुच वही काम किया हो।
भीड़ में से किसी ने पूछा, लखन, तुम ये सब कैसे जानते हो? और लखन का चेहरा पसीने से चमक गया। उसकी जीभ घबराते हुए बोली, मैं जानता नहीं, बस याद आ रहा है। पर उसकी आवाज में घबराहट थी। अपराधी का बचाव नहीं कर पा रहा था। बिरबल ने तुरंत उस मोहर की झलक पकड़ी। उसने लखन से कहा, क्या तुम हमारे साथ महल आओगे और हमें बताओगे कि ये अंगूठी कैसे महल से बाहर लाई गई थी? लखन ने पहले तो टहल कर मना किया, पर बिरबल ने उसके चेहरे की लकीरों को पढ़ लिया और कहा, यदि तुम सच कहोगे तो तुम्हें माफी मिल सकती है, पर झूठ बिगाड़ देगा। मनुष्य अक्सर दबाव में सच गड़बड़ा बैठता है, और यही बिरबल का खेल था। सच के सामने झूठ लाचार हो जाता है। दूसरे दिन जब बिरबल ने गुप्त तफ्तीश कराई, तो उसने पाया कि अंगूठी पर एक खास प्रकार की सीधी कट थी, एक टुकड़ा जो चंद्रसेन के परिवार के मुद्रांक के साथ मेल खाता था। न केवल ये, बल्कि उंगलियों पर जो कालिखे और मोरे का निशान था। बिरबल ने एक नन्हे से गहने का विश्लेषण करवाकर जो बात पकड़ी, वो थी कि अंगूठी पर जो मिट्टी का दागना था, वो केवल चंद्रसेन की भट्ठी की मिट्टी से मिलता जुलता था। रामनाथ की भट्ठी की मिट्टी अलग थी। बिरबल ने कहा, देखिए, मिट्टी किसी की चाल नहीं बदलती, वो बस अपनी पहचान देती है। चंद्रसेन चुद्ध हो उठा। वो शक्ति और धन से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में अब डर था। बिरबल ने उसकी सोच से एक कड़ी चाल चली। उसने महल में सबके सामने चंद्रसेन की भट्ठी के पास से लिए गए ईंट के एक टुकड़े और रामनाथ की भट्ठी के ईंट के टुकड़े को रखा और कहा, जो कहता है वो सच है, पर सबूत आवश्यक है। फिर उसने उन दोनों टुकड़ों को बारीकी से दिखाया। उनमें कलाक की सूक्ष्म बनावट, पानी की रेखाएं और एक छोटा सा दाग जो चंद्रसेन के तंग साचे की वजह से बना था। अब बारी थी ठोस मुक्ति की। बिरबल ने साफ तौर पर कहा कि चंद्रसेन ने जो किया वो न केवल रामनाथ को दोषी ठहराने का षड्यंत्र था, बल्कि राज्य के खिलाफ धोखाधड़ी भी थी। उसने चंद्रसेन का खेल खोलते हुए ये भी बढ़कर कहा कि जिसने भी अंगूठी चोरी की, उसने महल ही नहीं बल्कि अपने भाइयों पर भी भरोसा तोड़ा है। चंद्रसेन ने पहले तो मुंह बंद कर लिया, पर जब बिरबल ने उसकी आंखों में झांका तो उसने अचानक छाती पर हाथ रखकर कबूल कर लिया। मैंने किया था। उसकी आवाज में अहंकार भी था और एक ठंडी शर्म भी। किसी अमीर की तरह उसका गिरना धीमा नहीं था, पर जो गिरा था वो पकड़ में था। अकबर ने न्याय का तराजू संभाला। उसने रामनाथ की ओर देखा। रामनाथ की आंखों में अब उथल पुथल नहीं थी, बस एक मानो शांति थी, जो हर इंसान को तब मिलती है जब न्याय की धारा बह निकले। अकबर की उंगली ने चंद्रसेन पर निशान साधा। सजा कठोर तय हुई। चंद्रसेन को अपना विशाल भाग्य कुछ समय के लिए राजकोष में लौटाना पड़ा। उसकी भट्ठी कुछ समय के लिए जब्त कर ली गई, ताकि पीड़ितों का हक वापस मिल सके। और सबसे बड़ी सजा, चंद्रसेन का सामाजिक पतन, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया गया। रामनाथ को राज दरबार की तरफ से मुआवजा दिया गया। उसकी भट्ठी को सुरक्षित रखा गया तथा उसे अगले 3 सालों के ईंट उत्पादों के लिए दरबार का आदेश मिला, ताकि वो फिर से खड़ा हो सके। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। बिरबल ने एक और मोड़ लगाया जो सुनने वालों को चौंका दे। उसने कहा, हमने आखिर न्याय किया है, पर क्या हमने साजिश के जरिए इतने मासूमों के जीवन पर आंच नहीं आने दी? उसने राजा से विनती की कि चंद्रसेन के साथ जड़े उन लोगों की भी जांच की जाए जिनसे उसने मिलकर ये खेल रचा था। अकबर ने ये आदेश दिया और कई ऐसे चेहरे उजागर हुए जिन्होंने चंद्रसेन के लालच में उसकी मदद की थी। उनकी भी सजा सार्थक तरीके से दी गई, ताकि भविष्य में कोई ऐसा खेल न रचे। रामनाथ के घर में लौटने का दृश्य कुछ ऐसे था कि लोग आज भी उसे याद करते हैं। उसकी पत्नी सीता ने उसे गले लगा लिया और बच्चों ने उसके पैर छुए। रामनाथ की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू कृतज्ञता के थे, न कि हार का। उसने अकबर के सामने झुककर कहा, महाराज, आपने केवल मेरा नाम तो नहीं बचाया, आपने मेरे परिवार का गौरव बचाया। अकबर ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें आज एक बढ़ा दिया
न्याय को जल्दबाजी में नहीं, पर समझदारी में निभाना चाहिए। बिरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और कभी कभी नाटक भी जरूरी होता है, ताकि जो सच जानता है वो खुद ही बोल उठे। कहानी का असली मोड़ तो तब आया जब कुछ महीनों बाद रामनाथ की भट्ठी के पास का इलाका फिर से आबाद हुआ। रामनाथ ने अपनी मेहनत से और भी बेहतर ईंटें बनाई। लोग आते, उसके हाथ मिलाते और कहते, तुम्हारी ईंटें अब महल तक पहुंचती हैं। पर अब हम उन्हें उम्र भर की ईमानदारी के साथ जो सुना करते थे, वो सब तुम्हें नसीब हुआ। रामनाथ ने सरलता से उत्तर दिया, ईंटें बनाना मेरा काम है, पर इंसाफ हमें आगे बढ़ने की राह देता है। और चंद्रसेन, उसने न केवल अपने धन को खोया, पर सबसे बड़ी हानि उसकी साख की हुई। लोग उससे डरने लगे। वक्त ने उसे सिखा दिया कि धन और दबदबा सत्य को दबा नहीं सकता। चंद्रसेन भी कभी कभी खामोश रहकर सोचता कि उसकी हट ने उसे क्या खोया। वो समझ गया कि जो लोग दूसरों की मेहनत को कुचलते हैं, अंततः अपने आप ही अपने पेड़ों की छाया में नहीं जी पाएंगे। बीरबल की चाल, उसकी समझ और उसकी मानमन की पकड़ ने उस दिन न केवल रामनाथ की इज्जत बचाई, बल्कि पूरे शहर को ये सिखा दिया कि कैसे चालाकी के बीच सच्चाई उभर कर आती है। लोगों ने उस दिन सीखा कि कभी कभी सच को खोजने के लिए दिखावटी साधनों को काम में लाना पड़ता है, पर वो उद्देश्य सिर्फ सौहार्द और इंसाफ का होना चाहिए। कई सालों तक जब भी कोई ईंट बनाने वाला अपना नाम मिट्टी के साथ जोड़ता था, लोग उसे रामनाथ की कहानी सुनाकर सावधान करते कि मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है, और यदि कोई अन्याय करेगा तो उसे भी सजा होगी। अकबर का दरबार उस घटना के बाद और अधिक सतर्क रहा। उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी गरीब आदमी, चाहे वो कितना ही साधारण क्यों न हो, आसानी से बेइज्जत न हो सके। और बिरबल, वो अपनी हंसी और चतुराई के साथ हमेशा ऐसे मामलों में होता जहां शब्दों की सुई से झूठ को फोड़कर असली धागे को सामने लाना पड़ता। ये कहानी सिर्फ रामनाथ की जीत नहीं थी, ये उस वक्त की जीत थी जब एक सम्राट ने सुना, जब एक मंत्री ने समझा, और जब एक आम आदमी ने अपने आप पर भरोसा रखा। शायद यही सबसे बड़ा इंसाफ था, न कि केवल अंगूठी मिलना, न कि केवल सजा का होना, पर यह कि सच की सुनवाई हुई और उस सच्चाई ने एक गरीब इंसान को उसकी जगह वापस दिला दी। और जब रातें ठंडी होती और नगर की गलियों में चट्टानों की गूंजें आती, तब दूर किसी घर के आंगन में रामनाथ बैठकर अपनी पुरानी ईंटों को छूता और कहता, हर ईंट की एक कहानी होती है, पर सबसे अच्छी कहानी वह है जो ईमानदारी की ईंट से बनी हो। लोगों ने वो कहानी सुनकर आंखें चमकाई। कुछ ने ठहाका लगाया और कुछ ने सोचा कि अगर सब अपने काम से प्यार करें और सच्चाई के साथ जीवन जिए तो क्या महान दीवारें न बनेंगी। कहानी यही समाप्त नहीं होती, पर समय ने इसे यहीं सिमटकर स्मृति में बसा दिया कि अकबर के दरबार में एक ईंट बनाने वाले को इंसाफ मिला, पर उससे भी बड़ी सीख ये मिली कि सच्चाई को पहचानने का हुनर किसी बुद्धिमान के पास हो तो वो समाज की रीढ़ बन सकता है। और बिरबल ने बस मुस्कुराकर कहा, न्याय और नाटक दोनों का अपना महत्व है, पर सर्वोच्च महत्व मानवता का है। 3 सांसों की खामोशी, दरबार की मशालों की लपटें दीवारों पर झिलमिला रही थी, पर उस रात हवा कुछ अलग ही सहरन लिए आई थी। हर आंसू, हर फुसफुसाहट, हर सांस में एक निर्णय का आभास था। आप ध्यान से सुनिए। ये वो शाम थी जब अकबर ने ऐसे फैसले किए कि महल की ईंटें भी चुप होकर सोच में पड़ गई। और वही फैसले बीरबल की मुस्कान का कारण बने, पर मुस्कान केवल जीत की नहीं, समझ की थी। कई महीनों से दरबार में एक अजीब सा जहर समाया हुआ था। कुछ दरबारी जो कभी राज के कामों में निष्ठावान दिखते थे, अब उन राहों पर चले जा रहे थे जहां स्वार्थ के पैरों ने कदम जमा लिए थे। वे कर्मठारे नियमों की परवाह किए बिना अपने निजी फायदों के लिए निर्णय लेते, न्याय को घेरते और अकबर की सजल आंखों के पीछे से सौदों को परवान चढ़ाते। जनता के बिल्कुल पास बैठकर भी उनकी सोच महल से बाहर के दर्दों तक नहीं पहुंचती थी। लोगों के कानों में अब दरबार की सारी बातें, सौदे और फैसलों की शोरगुल सी गूंजने लगी थी।
किसी के अघोषित समझौते, किसी की मिलिठों की, किसी की वफादारी बेचने की फुसफुसाहटें। अकबर ने इन संकेतों को पहले धीमी आंधियों की तरह महसूस किया। एक एक बात ने मिलकर बड़ा तूफान बनाया। उसने देखा कि कुछ राजकार्य देर से पूरे होते, खंडहरों की मरम्मत टलती, किसानों की शिकायतों का हल देर से मिलता और राज्य की खजाना नियोजन में अनावश्यक रुकावटें आती। इन सब के पीछे बैठी थी एक छोटी सी गैंग, ऐसी गैंग जो दरबार के नाम के सहारे अपने फायदे बनाती थी। पर अहम बात यह थी कि ये लोग मुख में मुस्कान बांधे रहते थे। राजप्राप्ति के वक्त हर चीज पर उनका दबदबा था और अकबर के कानों तक उनके सुखद वचनों की सरसराहट पहुंचती थी। बीरबल, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि और मानवीय समझ को अकबर स्वाभाविक रूप से करीब जानता था, दिन भर महल के गलियारों में घूमकर इस जाल को देखता रहा। वो जानता था कि केवल आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। यदि सीधा सीधा कच्चा निर्णय हो जाएगा तो जनता को न्याय नहीं मिलेगा और अविश्वास का बीज और गहरा जाएगा। बिरबल की खुशी अक्सर ऐसी छोटी छोटी जीतों में रहती थी जहां वो सत्य को सजाकर सामने लाता, पर यह मामला अलग था। ये न केवल सत्य का सवाल था, बल्कि राज्य की नींव का सवाल था। एक दिन अकबर ने सारे मुख्य मंत्रियों और दरबारियों को महल के सबसे बड़े हॉल में बुलाया। ये वो हॉल था जहां वर्षों से बेलगाम दामपेंच और भव्यता का समागम होता था। यहां की हवा में इतिहास की सुगंध बसती थी। अकबर ने ठहर कर सभी की आंखों में देखा। उसके स्वर में वह ठहराव था जो हमेशा सुनने वालों को अंदर तक झकझोर देता था। और उसने कहा, मेरे दरबार में जो भी पद रखता है उसे राष्ट्र और न्याय से अपने बंधन कड़ावे चाहिए, पर जब वही पद स्वार्थ की गैद में तब्दील हो जाए तो उसे हटाना मेरा ऋण भी बन जाता है और दायित्व भी। इन शब्दों ने हॉल में भारी सन्नाटा छोड़ दिया, क्योंकि अब आरोप महज अफवाह नहीं रहे, वे अकबर की समझ में स्पष्ट हो चुके थे। कुछ दरबारियों ने तब अकबर से वक्त मांगा। वे बोले कि वे निर्दोष हैं, उनकी नीयत साफ है। पर अकबर ने कहा, सभी को समय दिया जा चुका, मैं जनता और राज्य के प्रति जवाबदेह हूं। उसके बाद उसने ऐसी बात कही जिसने हवा बदल दी। उसने कहा कि किस तरह कुछ दरबारी अपने पद का दुरुपयोग करके सामान्य लोगों की समस्या को टालते रहे और कुछ ने अपने निजी व्यापार को राज्य के कामों से जोड़ लिया। अकबर ने फैसला सुनाया, ये दरबारी जो दोष सिद्ध होने पर भी राज्य के हितों को छलने में लगे रहे, उन्हें निष्कासित किया जाएगा। उन्हें देश निकाला दे दिया जाएगा, ताकि उनके स्थान पर निष्ठावान और निष्पक्ष लोग आकर राज्य की प्रशासनिक धुरी को मजबूत करें। हॉल में कई लोगों ने आह भरी, कुछ भयभीत, कुछ चौंके हुए, पर सबसे अलग चेहरा बिरबल का था। उसकी आंखों में कोई पागलपन नहीं था, न घमंड था, बस एक सूक्ष्म संतोष की झलक थी, जिसे केवल वही समझता था जिसने खेल की बारीकियों को देखा था। बिरबल जानता था कि आदेश कठोर है पर आवश्यक भी, क्योंकि बिना कठोरता के न्याय अक्सर फिसलकर पथभ्रष्ट हो जाता है। वो खुश था इसलिए कि अब महल की बदनामी बंद होगी और जनता का निहित भला होगा। खुश था इसलिए भी कि अब दरबार में जो लोग सही हैं, वे अपने काम को निडरता से कर सकेंगे। फैसला सार्वजनिक रूप से सुनाया गया और उसी रात ही कुछ प्रमुख दरबारियों को महल से बाहर भेजने की तैयारी शुरू हुई। जनता ने पहले भय और फिर आश्चर्य के मिश्रित भाव से इस समाचार को सुना। कई लोगों ने सोचा, क्या यह सचमुच होगा? क्या राजा इतनी बड़ी चाल चलेगा? पर जब सच्चाई सामने आई तो जनता ने राहत की सांस ली। कई किसान जो महीनों से अपनी शिकायतों के साथ महल के दरवाजे पर बैठे रहे थे, अब विश्वास करने लगे कि उनके स्वर पर सुनवाई हो सकती है। पर यह निष्कासन आसान नहीं था। न केवल उन लोगों की शक्ति थी, बल्कि उनके पीछे के जाल और गठजोड़ भी थे। जिनको निकाला गया वे बिना शोर किए नहीं गए। उन्होंने छुपे हुए रास्तों से कोशिश की कि निर्णय पलट जाए, कि जनता के बीच भ्रम फैलाकर अकबर की नाकामी दिखाई जाए। पर बिरबल ने पहले से ही ऐसे सारे कदमों की पड़ताल कर रखी थी।
उसने छोटे छोटे भेद, दस्तावेजों की कतारें और गुप्त लेन देन की परतों को उघाड़ा था। उसे पता था कि कुछ लोग अपनी साख बचाने के लिए किस तरह का खेल खेलेंगे, और उसने हर चाल का हिसाब कर रखा था। निकाल कर भेजे गए दरबारियों की विदाई में कोई ढोलन गाड़ों का उत्सव नहीं था। ये एक मूक विदाई थी, जहां आधी चालाकी और आधा शर्म शामिल था। वे लोग जिनके पास पहले अनगिनत जिम्मेदारियां थी, अब सर झुकाकर चुपचाप महल से बाहर निकले। कुछ ने अंदर के रास्तों का सहारा लिया, कुछ ने बाहरी प्रभावों का, पर उनके जाने से महल की हवा बदल गई। हवा अब हल्की लगी, वेतन की पारदर्शिता बढ़ी और नौकरशाही में फिर से संवैधानिक अनुशासन का प्रवेश हुआ। आम लोगों के चेहरे पर एक नई उम्मीद उभरी। किसी किसान ने कहा, अब हमारी आवाज सुनी जाएगी। किसी महिला ने कहा, न्याय का मतलब अब केवल शब्द नहीं रहेगा। और ये खुशियां बिरबल के चेहरे पर मुस्कान बनकर उभरी। पर बिरबल की खुशी केवल उत्सवसी नहीं थी, वो गहन, विचारशील और दूरगामी थी। उसे मालूम था कि केवल शक्तिहीनों को हटाने भर से चीजें स्थायी नहीं होंगी। उसे एक व्यवस्था की जरूरत थी जो भ्रष्टाचार के बीज को जड़ से उखाड़ दे। उसने अकबर के सामने कई प्रस्ताव रखे, नए लोगों की नियुक्ति के साथ एक मजबूत पारदर्शिता नीति, नियमित ऑडिट, जनता से सीधे संवाद के मंच और छोटे छोटे लोकपाल समूहों की स्थापना, ताकि किसी भी तरह की साजिश उभरते ही तुरंत पकड़ी जा सके। अकबर ने इन सुझावों को गंभीरता से लिया और कहा, हमें सिर्फ सजा नहीं देनी, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनानी है जिसमें सजा की जरूरत ही न पड़े। उसने तुरंत आदेश दिए कि सरकारी कामों में पारदर्शिता लाई जाए, हर सौदे की लेखा जोखा सार्वजनिक हो और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को साफ तौर पर लिखित किया जाए। यह बदलाव आसान नहीं था। कई पुराने दस्तावेजों का फिर से परीक्षण होना पड़ा और कई पुराने अनुबंधों को संशोधित करना पड़ा, पर यह मेहनत थी जो आने वाले वर्षों में राज्य की हड्डी मज्जा मजबूत करेगी। बीरबल ने इन नीतियों को लागू कराने में आवश्यक मदद की। उसने दरबार के नए सदस्यों के चयन में भी सूक्ष्मता दिखाई। नितांत काबिल, ईमानदार और लोगों से जुड़ने वाले व्यक्तियों को चुना गया। उसने नए अधिकारियों को समझाया कि शक्ति का अर्थ है सेवा और सेवा का अर्थ है जनता के प्रति जवाबदेही। बिरबल ने स्वयं कुछ समय तक रोज जनता के बीच बैठना शुरू किया, बिना किसी औपचारिक घोषणा के, सिर्फ सुनने और समझने के लिए। लोग उसकी बातों में सच्चाई देखकर चकित थे। एक मंत्री जो सामने आकर सीधे जनता की शिकायत सुनता था। समय के साथ राज्य में बदलाव साफ दिखाई देने लगे। जहां पहले छोटे छोटे अनियमितताओं से कर दफ्तरों में पैच दिया जाता था, अब हर चाल में पारदर्शिता थी। सड़कें ठीक हुई, बीमारों के लिए दवाइयों की आपूर्ति समय पर हुई और अनाज का वितरण अब साफ तौर पर होता। उन दरबारियों के जाने से पहले जो भय फैला था, अब धीरे धीरे जगह बदल गया। लोगों में विश्वास लौटा और वो विश्वास ही असली जीत थी जिस पर बिरबल की मुस्कान टिकी थी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन निष्कासित दरबारियों में से एक ने बाहर देश निकाला पाकर रहस्यमय तरीके से एक विद्रोह की साजिश रची। उसने उन लोगों को जोड़ा जिनके हित सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, ठेकेदार, कुछ व्यापारी और वह मंडी जो पराये धन से अपनी पाती चलाते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वह एक उथल पुथल खड़ी कर देंगे तो अकबर की छवि धूमिल हो जाएगी और वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। यह खतरा छोटा नहीं था, पर बिरबल ने पहले से ही उम्मीद की थी कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं और उसने पहले से ही ऐसे संकेतों के लिए अपनी नजरें करार रखी थी। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि इस साजिश का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया जाए। उसने कहा, सर, जब हम गुस्से में आते हैं तो विरोधियों की चालों का सामने करना आसान लगता है, पर सच्चा प्रबंधन तब होता है जब हम उनकी चालों को उनके ही ढंग से बेनकाब कर दें। बिरबल ने स्थानीय लोगों, व्यापारी संगठनों और सैनिक कमांडरों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जो विद्रोह की रेस को कमजोर कर दे। उन्होंने निष्कासित दरबारियों के खिलाफ
कानूनी रास्तों को चुना और साथ ही साथ जनता में सच्चाई पहुंचाने के लिए संवाद अभियान चलाया। उन विद्रोही दरबारियों का विद्रोह कुछ ही समय में विफल साबित हुआ, क्योंकि जनता अब जाग चुकी थी और जो लोग पहले जनता की भावनाओं का दुरुपयोग करते थे, उनकी चालें अब पारदर्शी माध्यमों से उजागर कर दी गई। लोग समझ गए कि वे केवल कुछ ताकतों के खेल में फंस रहे थे और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। इस विफलता के बाद भी निष्कासितों ने कुछ समय तक महल के खिलाफ षड्यंत्र चलाकर देखा, पर वे सफल नहीं हो पाए। इसी सब के बीच बीरबल की खुशी गहरी हुई, क्योंकि उसने देखा कि केवल एक सख्त फैसला ही नहीं, बल्कि उस फैसले के बाद किए गए कदमों ने राज्य को फिर से संजोया। वो खुश था, क्योंकि उसने देखा कि जब न्याय और नीति एक साथ चलें, तो समाज में स्थायित्व आता है। वो खुश था, क्योंकि उसने देखा कि अब महल का एक नया चेहरा उभरा है, एक चेहरा जो न केवल शक्ति दिखाता है, पर विश्वास भी जगाता है। वर्षों के भीतर उन निष्कासित दरबारियों के शहर से बाहर होते ही जो खाली स्थान बचा, उसमें नए लोग आए, ऐसे लोग जिनकी नीयत साफ और हाथ काम के लिए तैयार थे। उन्होंने महल की सेवा को फिर से लोगों की सेवा का अर्थ दिया। वहां की नई नीतियां और पारदर्शिता ने राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर बनाया। अकबर ने भी इस सब का श्रेय जनता को दिया, क्योंकि वो समझता था कि राजा केवल आदेश देने वाला नहीं होता, वो जनता का साथी भी होता है। और बीरबल, उसका नाम अब और भी अधिक लोकप्रिय हुआ। लोग उसे सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं कहते थे, वे उसे उस सलाहकार के रूप में देखते थे जिसने न्याय को न केवल स्थापित किया, बल्कि उसे समाज के बीच स्थायी बनाया। उसकी खुशी का कारण सिर्फ शासन की सफलता नहीं था, वो खुश इसलिए भी था क्योंकि उसने देखा कि कैसे एक निर्णय ने अंधेरे रिश्तों की परतों को उला दिया और नई रोशनी लाई। कई सालों तक जब भी कोई नया निर्णय लेने की बात आती, लोग उस दिन की घटनाओं को याद करते, जब अकबर ने कुछ दरबारियों को देश निकाला देकर राज्य की नींव को मजबूत किया, और जब बीरबल ने समझदारी से उन फैसलों को लागू कराया। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है, और बड़े बुजुर्ग उन दिनों की बातों को गौर से सुनाते कि किस तरह साहस, बुद्धिमत्ता और मानवता का मेल समाज को बेहतर बनाता है। कहानी का असली नतीजा ये था कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, और जब कोई उन जिम्मेदारियों को छोड़ देता है तो परिणाम क्या होते हैं। अकबर का फैसला कठोर था पर न्यायोचित, और बीरबल की खुशी एक पिता की तरह थी जो देखता है कि परिवार का घर फिर से सुरक्षित हुआ है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अकबर के दरबार की दीवारों पर वो शाम हमेशा के लिए अमर हो गई। वो शाम जिसमें एक राजा ने कठोर कदम उठाए और एक मंत्री ने खुशी के साथ उस फैसले को समाज के हित में बदल दिया। आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तृत कर दूं, और भी चरित्र जोड़ूं, संवादों को और गहरा कर दूं, और घटनाओं के बीच के उन नाजुक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को और दिखाऊं जो दिखते छुपते कहानी को और रंगीन बनाते हैं। पर यह जो मैंने बताया, वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें न्याय, परिवर्तन और अंततः उस खुशी की झलक है जो बीरबल के चेहरे पर तब आई जब उसने देखा कि राजा का फैसला न केवल दंड था, बल्कि एक नई शुरुआत भी थी। और यही शुरुआत किसी भी साम्राज्य की असली धरोहर होती है। अकबर ने इन सुझावों को गंभीरता से लिया और कहा, हमें सिर्फ सजा नहीं देनी, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनानी है जिसमें सजा की जरूरत ही न पड़े। उसने तुरंत आदेश दिए कि सरकारी कामों में पारदर्शिता लाई जाए, हर सौदे की लेखा जोखा सार्वजनिक हो, और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों को साफ तौर पर लिखित किया जाए। यह बदलाव आसान नहीं था। कई पुराने दस्तावेजों का फिर से परीक्षण होना पड़ा और कई पुराने अनुबंधों को संशोधित करना पड़ा, पर यह मेहनत थी जो आने वाले वर्षों में राज्य की हड्डी मज्जा मजबूत करेगी। बीरबल ने इन नीतियों को लागू कराने में आवश्यक मदद की। उसने दरबार के नए सदस्यों के चयन में भी सूक्ष्मता दिखाई। नितांत काबिल, ईमानदार और लोगों से जुड़ने वाले व्यक्तियों को चुना गया। उसने नए अधिकारियों को समझाया कि शक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है
जनता के प्रति जवाबदेही। बिरबल ने स्वयं कुछ समय तक रोज जनता के बीच बैठना शुरू किया, बिना किसी औपचारिक घोषणा के, सिर्फ सुनने और समझने के लिए। लोग उसकी बातों में सच्चाई देखकर चकित थे। एक मंत्री जो सामने आकर सीधे जनता की शिकायत सुनता था। समय के साथ राज्य में बदलाव साफ दिखाई देने लगे। जहां पहले छोटे छोटे अनियमितताओं से कर दफ्तरों में पैच दिया जाता था, अब हर चाल में पारदर्शिता थी। सड़कें ठीक हुई, बीमारों के लिए दवाइयों की आपूर्ति समय पर हुई और अनाज का वितरण अब साफ तौर पर होता। उन दरबारियों के जाने से पहले जो भय फैला था, अब धीरे धीरे जगह बदल गया। लोगों में विश्वास लौटा, और वो विश्वास ही असली जीत थी, जिस पर बिरबल की मुस्कान टिकी थी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन निष्कासित दरबारियों में से एक ने बाहर देश निकाला पाकर रहस्यमय तरीके से एक विद्रोह की साजिश रची। उसने उन लोगों को जोड़ा जिनके हित सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, ठेकेदार, कुछ व्यापारी और वह मंडी जो पराये धन से अपनी पाती चलाते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वह एक उथल पुथल खड़ी कर देंगे तो अकबर की छवि धूमिल हो जाएगी और वे अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। यह खतरा छोटा नहीं था, पर बिरबल ने पहले से ही उम्मीद की थी कि कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, और उसने पहले से ही ऐसे संकेतों के लिए अपनी नजरें करा रखी थी। बीरबल ने अकबर को सलाह दी कि इस साजिश का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया जाए। उसने कहा, सर, जब हम गुस्से में आते हैं तो विरोधियों की चालों का सामने करना आसान लगता है, पर सच्चा प्रबंधन तब होता है जब हम उनकी चालों को उनके ही ढंग से बेनकाब कर दें। बिरबल ने स्थानीय लोगों, व्यापारी संगठनों और सैनिक कमांडरों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्था की जो विद्रोह की रेस को कमजोर कर दे। उन्होंने निष्कासित दरबारियों के खिलाफ कानूनी रास्तों को चुना और साथ ही साथ जनता में सच्चाई पहुंचाने के लिए संवाद अभियान चलाया। उन विद्रोही दरबारियों का विद्रोह कुछ ही समय में विफल साबित हुआ, क्योंकि जनता अब जाग चुकी थी, और जो लोग पहले जनता की भावनाओं का दुरुपयोग करते थे, उनकी चालें अब पारदर्शी माध्यमों से उजागर कर दी गई। लोग समझ गए कि वे केवल कुछ ताकतों के खेल में फंस रहे थे, और उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। इस विफलता के बाद भी निष्कासितों ने कुछ समय तक महल के खिलाफ षड्यंत्र चलाकर देखा, पर वे सफल नहीं हो पाए। इसी सब के बीच बीरबल की खुशी गहरी हुई, क्योंकि उसने देखा कि केवल एक सख्त फैसला ही नहीं, बल्कि उस फैसले के बाद किए गए कदमों ने राज्य को फिर से संजोया। वो खुश था क्योंकि उसने देखा कि जब न्याय और नीति एक साथ चलें तो समाज में स्थायित्व आता है। वो खुश था क्योंकि उसने देखा कि अब महल का एक नया चेहरा उभरा है, एक चेहरा जो न केवल शक्ति दिखाता है पर विश्वास भी जगाता है। वर्षों के भीतर उन निष्कासित दरबारियों के शहर से बाहर होते ही जो खाली स्थान बचा, उसमें नए लोग आए, ऐसे लोग जिनकी नीयत साफ और हाथ काम के लिए तैयार थे। उन्होंने महल की सेवा को फिर से लोगों की सेवा का अर्थ दिया। वहां की नई नीतियां और पारदर्शिता ने राज्य को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर बनाया। अकबर ने भी इस सब का श्रेय जनता को दिया, क्योंकि वो समझता था कि राजा केवल आदेश देने वाला नहीं होता, वो जनता का साथी भी होता है। और बीरबल, उसका नाम अब और भी अधिक लोकप्रिय हुआ। लोग उसे सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं कहते थे, वे उसे उस सलाहकार के रूप में देखते थे जिसने न्याय को न केवल स्थापित किया, बल्कि उसे समाज के बीच स्थायी बनाया। उसकी खुशी का कारण सिर्फ शासन की सफलता नहीं था, वो खुश इसलिए भी था क्योंकि उसने देखा कि कैसे एक निर्णय ने अंधेरे रिश्तों की परतों को उला दिया और नई रोशनी लाई। कई सालों तक जब भी कोई नया निर्णय लेने की बात आती, लोग उस दिन की घटनाओं को याद करते, जब अकबर ने कुछ दरबारियों को देश निकाला देकर राज्य की नींव को मजबूत किया, और जब बिरबल ने समझदारी से उन फैसलों को लागू कराया। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है, और बड़े बुजुर्ग उन दिनों की बातों को गौर से सुनाते कि किस तरह साहस, बुद्धिमत्ता और मानवता का मेल समाज को बेहतर बनाता है।
कहानी का असली नतीजा ये था कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती है, और जब कोई उन जिम्मेदारियों को छोड़ देता है तो परिणाम क्या होते हैं। अकबर का फैसला कठोर था पर न्यायोचित, और बीरबल की खुशी एक पिता की तरह थी जो देखता है कि परिवार का घर फिर से सुरक्षित हुआ है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, अकबर के दरबार की दीवारों पर वो शाम हमेशा के लिए अमर हो गई। वो शाम जिसमें एक राजा ने कठोर कदम उठाए और एक मंत्री ने खुशी के साथ उस फैसले को समाज के हित में बदल दिया। आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तृत कर दूं, और भी चरित्र जोड़ूं, संवादों को और गहरा कर दूं, और घटनाओं के बीच के उन नाजुक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को और दिखाऊं जो दिखते छुपते कहानी को और रंगीन बनाते हैं। पर यह जो मैंने बताया वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें न्याय, परिवर्तन और अंततः उस खुशी की झलक है जो बीरबल के चेहरे पर तब आई जब उसने देखा कि राजा का फैसला न केवल दंड था बल्कि एक नई शुरुआत भी थी, और यही शुरुआत किसी भी साम्राज्य की असली धरोहर